हेलो एवरीवन, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हमने परसेंटेज की बात कर रहे थे। हम लोग परसेंटेज में किस टॉपिक पे थे? हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग किस बारे में पढ़ रहे थे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, आज उसी के आगे हमें शुरुआत करनी है। उसी जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे से शुरुआत करती है। पिछला जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं करा दे रहा हूँ। जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जैसे कि अगर कोई वैल्यू आपको 120 दी गई है, 120 दी गई है और वो कितने परसेंट से बढ़ गई है? अगर वो मैं कह दूँ कि 25% से बढ़ गई है, ठीक है, 25% से बढ़ गई है। अगर कोई वैल्यू 25% से बढ़ गई है, 25% का रेशियो क्या होता है? 25% का रेशियो क्या होता है? 1/4। अगर कोई वैल्यू 4 थी तो 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। अगर 4 का 25% निकालोगे आप, अगर पहले वैल्यू कोई 4 थी, अगर उसका 25% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और वही क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, जो इसका न्यूमरेटर लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है। अगर 4 पहले 4 थी, 25% से बढ़ गई तो 1 बढ़ गई है, तो हो कितनी गई है? मतलब हो गई है अब 5/4। पहले अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई है? 5/4। अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, कितने जाएगा? कितना आ गया? 150 आ गया। ठीक, तो ये क्या है? ये 5/4 क्या हुआ? ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर इसी में मैंने अब इंक्रीज की बात कर ली है, अगर मैं डिक्रीज की बात कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे कोई पहले वैल्यू 120 थी और वो 20% से डिक्रीज कर गई है, तो मैंने अभी बताया कि 25% का रेशियो क्या होता है? 25% का रेशियो होता है 1/4। अगर कोई वैल्यू पहले 4 थी, अब 25% का डिक्रीज हो रहा है, मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि देखो पहले अगर वैल्यू कोई 4 थी तो कितने 25 का 25% डिक्रीज हुई, मतलब 1 डिक्रीज हो रही। तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। तो मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 3/4। अब इसको काटोगे तो 4 3 12 और ये कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक, ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हल्का सा रिवीजन हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा डेसिमल के बारे में बात करते हैं। जो डेसिमल में आता है दशमलव, ये डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एमएफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मैं कोई बोल रहा हूँ, कोई वैल्यू है ए और वो अगर 10% से बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो वैल्यू ए है वो 10% से बढ़ रही है। मतलब अगर हम लोग करते हैं इसको, कैसे करते हैं? 1 लगाऊंगा, 10/100, 10% से बढ़ रही है, ऐसे तो करते थे हम लोग स्कूल में। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही करते थे। तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं कितना लिख दूंगा? ए इंटू 1.1। ठीक, तो ये हो गया डेसिमल में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ये। अगर मैं दूसरी वैल्यू को ले लेता हूँ, अगर बी है, अगर वो भी 10% से बढ़ गई है तो ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? b इंटू 1.1। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही, जब भी मैं वैल्यू 10% बढ़ा रहा हूं, अगर कोई वैल्यू पहले दी गई है उसको मैं 10% से बढ़ा रहा हूं, तो वो खुद का कितना गुना हो जा रही है? 1.1 गुना हो जा रही है, 1.1 गुना हो जा रही है। अगर कोई भी वैल्यू मैं उसका 10% बढ़ा रहा हूं तो वो कितनी हो जा रही है? 1.1 गुना हो जा रही है, मतलब 1.1 गुना हो जा रही है। ठीक, ये तो चलो 10% की बात हो गई। अगर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि मैंने कह दिया कि पहले वैल्यू कोई 100 थी जैसे, और उसको मैंने 10% से इंक्रीज किया है, 10% से इंक्रीज किया है। अगर डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में सोचो कि अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ती है तो कितनी हो जाती है? 1.1 हो जाती है। तो इसमें तुम 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 110। तो कितना हो गया इंक्रीज होकर? 110 हो गया, मतलब 10% इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 10% ही इंक्रीज हुआ है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब अगर ये तो रही 10% की बात, अगर मैं कह दूं कि कोई वैल्यू है 20% से इंक्रीज हो गई तो डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? ठीक, अब मैं वो देखता हूँ। ठीक, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू, अगर देखो 10% का कितना है? 1.1। ठीक, 10% से कोई बढ़ रही तो मतलब उसका कितना हो जा रहा है? 1.1 गुना हो जा रहा है। अगर मैं कह दे रहा हूँ कि कोई वैल्यू है x और वो जो है 20% से बढ़ रही है, मतलब 1/20/100 करते थे, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 120/100 हो जाएगा, मतलब x इंटू 120/100। अगर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? x इंटू 1.2। तो अगर मैं ये कहूँ
कि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 1.2। अगर कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है, अगर कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है तो वो खुद का कितना हो जाता है, वो खुद का कितना हो जाता है 1.2 गुना हो जाता है, 1.2 गुना हो जाता है। मतलब 20 का कितना हो जाएगा, 20% का लिखूंगा तो कितना हो जाएगा इंटू 1.2। ठीक, ये रही बात। अच्छा, हम इसको अब थोड़ा ब्रीफ तरीके से समझते हैं, एक जगह चार्ट बना के लिखते हैं कि सबको समझ में आए। ठीक, तो मैंने कहा अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है तो वो कितने गुना हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। साथ में एक काम कर रहा हूँ ना, फ्रैक्शन वाला भी लिख दे रहा हूँ, जो पहले हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में, मैं फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी साथ में लिखता चलूँगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ रही है मतलब खुद का कितना गुना हो जा रही है, 1.1 गुना हो जा रही है। और कोई वैल्यू जब 10% से बढ़ती है, 10% का रेशियो क्या होता है 1/10, मतलब पहले 10 थी, 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 11/10, 11/10। ठीक, ये दोनों एक ही चीज है, एक डेसिमल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा गया है, एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा गया है। अब मैं कहता हूँ अगर मैं बोल दूं कि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, तो पहले अभी हमने पढ़ा कि ये कितना होता है 1.2, और 20% का फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 20% का रेशियो कितना होता है 1/5, मतलब पहले अगर कोई वैल्यू 5 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 6/5। ठीक, ये समझ में आया। अब मैं लिखता हूँ 30, चलो मैं पहले अब लिख देता हूँ 25% का कितना होता है, 25% का कितना होगा, वो किसका कितना गुना हो जाएगा 1.25 गुना हो जाएगा। तो इसका डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.25। और अगर मैं इसका फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूंगा तो कितना होता है, 25% का रेशियो कितना होता है 1/4, 25% का रेशियो कितना होता है 1/4। पहले अगर 4 थी, 25% से बढ़ गई मतलब 1 बढ़ गई, पहले अगर 4 थी 25% से बढ़ गई मतलब 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 5/4। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं इसी तरह कहूँ 30% बढ़ गया तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1.3 गुना, वह 1.3 गुना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 13/10, 13/10। 30% का लिख के देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रैक्शन, तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई वैल्यू अगर पहले 10 थी तो 3 बढ़ गई तो कितना हो गया 13/10 हो गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अगर इसी तरह मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि कोई वैल्यू अगर 40% से बढ़ गई है, ये अभी परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज है अभी डिक्रीज की बात मैंने नहीं की है, ये अभी इंक्रीज है। ठीक है, ये सब बढ़ रही है। अगर कोई वैल्यू 40% से बढ़ रही है तो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रही है x इंटू 1.4, मतलब खुद का कितना गुना रहा है 1.4 गुना हो जा रहा है। अगर इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7/5। क्यों, क्योंकि 40% का रेशियो क्या होता है 2/5। अगर पहले 5 थी, 5 का 40% 2, मतलब कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, तो ये हो जाता है 7/5। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, 40% तक का आपने लिख लिया। ठीक, अब मैं थोड़ा उसके आगे चला जाता हूँ। अगर मैं इसी जगह कह दूँ कि बता दो 50% का कितना हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू 50% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी खुद की, वो हो जाएगी 1.5 गुना। और अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, 3/2। 50% का रेशियो क्या होता है 1/2, पहले अगर 2 थी, 2 का 50% कितना होता है 1, तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कोई भी हो, जैसे इसी तरह कोई भी हो, मैं अभी ये हटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसी तरह कोई भी, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर डेसिमल वाला समझ में आया। अगर मैं यही कह दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ कि 50 तक हो गया, अगर कोई वैल्यू 60% से बढ़ गई, 60% से बढ़ गई तो वो कितना हो जाएगा खुद का 1.6 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला तो आप समझ ही चुके हैं। अगर मैं कह दूं कोई वैल्यू 36% से इंक्रीज हो गई है, 36% से इंक्रीज हो गई, इंक्रीमेंट कितना हो गया 36% से इंक्रीज हो गई, तो कितने गुना हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.36 गुना। ठीक, 1.36 गुना हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अगर चलिए कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई वैल्यू 100% से बढ़ गई, तो अगर कोई वैल्यू आपकी 100% से बढ़ गई तो वो कितने गुना हो जाएगी, 100% से बढ़ गई। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे x है 100% से बढ़ गई मतलब 1 + 100/100, ये चला जाएगा तो मतलब ये कितना है x × 2,
मतलब कोई वैल्यू अगर 100% से बढ़ जा रही है तो खुद का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रही है। खुद की कितनी हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है। अगर खुद ही मान लो कोई वैल्यू 100 दी है, वो 100% से इंक्रीज हो गई तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर 100% से इंक्रीज हो गया तो कितनी हो जाएगी, मतलब 100 से ही इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो गई, 200 होगी। मतलब 100 कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये। अगर मैं मान लूँ कोई वैल्यू 21% से बढ़ रही है, कोई वैल्यू 21% से बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.21% से। ठीक, मतलब वो खुद का कितने गुना हो जाएगी, 1.21। वो खुद का कितने गुना हो जाएगी, 1.21 हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अभी हमने इंक्रीज की बात तो कर ली। ठीक, अब हम थोड़ा डिक्रीज की बात करते हैं। हमने डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करी, हमने डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करी। अब मैं थोड़ा डिक्रीज के बारे में, मतलब घट रहा है। कोई वैल्यू अगर 10% से घट रही है, जैसे अगर मैंने कोई वैल्यू मान ली, जैसे मैं मान ले रहा हूँ x मान ले रहा हूँ, और वो जो है 10% से घट रही है, मतलब 10% से घट रही है, मतलब मैं ऐसे करूँगा 1 - 10/100। ठीक, 10% से घट रही है कि नहीं घट रही है, तो देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस, तो ये हो जाएगा x इंटू 90/100। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मतलब कितना लिखूंगा, x इंटू 0.9 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ठीक, x इंटू 0.9। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि कोई वैल्यू जो है अगर जैसे अब मान लिया यहाँ पे y है, अब वो भी 10% से डिक्रीज हो रही है तो कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी, y इंटू 0.9। ठीक, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर कोई वैल्यू में 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ, 10% से घटा रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वो खुद का कितनी गुना हो जा रही है, 0.9 गुना हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 0.9 गुना हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर कोई वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, 10% से डिक्रीज हो रही है तो खुद का कितना हो जा रही है, 0.9 गुना हो जा रही है। ठीक, 0.9 गुना हो जा रही है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं। अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी और वो 10% से डिक्रीज हो रही है, 10% से डिक्रीज हो रही है, तो मतलब कितना हो रही है, खुद का 0.9 गुना हो रही है। इसको और 0.9 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखो कितना डिक्रीज हो गया, 10/100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10% डिक्रीज आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, 10% का डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़, अगर मैं कोई वैल्यू कह रहा हूँ कि 20% से डिक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू अगर 20% से डिक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू अगर 20% से डिक्रीज हो रही है, मतलब कि मान लो कोई वैल्यू पहले x थी, अब वो 20% से डिक्रीज हो रही है, मतलब 1 - 20/100। ठीक, 1/20 - 100। ठीक, तो ये देखो 100 माइनस, मतलब ये कितना आ जाएगा, x इंटू 80/100। तो मतलब अगर कोई वैल्यू 20% से डिक्रीज हो रही है तो खुद का कितना गुना हो जा रही है, 0.8। मतलब 0.8 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो, 20% डिक्रीज का, बढ़ नहीं रहा है, डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, वो हो गया 0.8। ठीक, 0.8 हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब इधर लिखते हैं हम लोग। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखता हूँ, अगर कोई वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज है, ये याद रखिएगा, डिक्रीज है, घट रही है। ठीक, डिक्रीज घट रही है। ठीक, अगर कोई वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.9 से। मतलब कोई वैल्यू अगर 10% से डिक्रीज हो रही है तो खुद का कितना गुना हो रही है, 0.9 गुना हो रही है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। खुद का कितना हो रही है, 0.9 गुना हो रही है। अगर कोई वैल्यू 20% से घट रही है तो वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 0.8। ठीक, 0.8। अगर इसी तरह अगर मैं ये फ्रैक्शन वाला लिखूंगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो पहले अपने वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है, मैं खाली 2 ही के लिखूंगा, आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा वो, कि अगर कोई वैल्यू 10% से डिक्रीज कर रही है, 10% कितना होता है, रेशियो कितना होता है, 1/10। डिक्रीज कर रही है तो माइनस है। ठीक, डिक्रीज है तो माइनस है। पहले अगर वैल्यू थी 10% डिक्रीज हो गया, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब पहले अगर 10 थी तो 1 डिक्रीज होगी तो कितनी होगी, 9/10। ठीक, ये चीज़ है, एक ही सेम ही चीज़ है, सिर्फ डेसिमल हटाया गया है।
ठीक, अगर वैल्यू कोई 25% से डिक्रीज हो रही तो वो कितनी हो जाएगी, अब मुझे बता दो। अगर कोई वैल्यू 25% से डिक्रीज हो गई है तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। अगर कोई वैल्यू 25% से डिक्रीज हो रही है मतलब 25/100, ठीक, ये हुआ। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 75/100। अगर कोई संख्या 25% से डिक्रीज हो रही है, 25% से डिक्रीज हो रही है तो खुद का कितना गुना हो रही है, 0.75 गुना हो रही है, मतलब कितना हो रहा है, 0.75 गुना हो रही है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अगर कोई वैल्यू 30% से डिक्रीज हो रही है, 30% से डिक्रीज हो रही है तो वो कितनी हो जाएगी, x इंटू 0.7%, मतलब अगर कोई वैल्यू 30% से घट रही है तो वैल्यू खुद का कितना हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई वैल्यू 100 है और वो 30% घट रहा है, अगर वो 30% घट रही है तो कितनी हो जाएगी, खुद का हो जाएगी 0.7, खुद की 0.7 हो जाएगी। तो 70 में 0.7 मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 70 बचेगा। मतलब अब वैल्यू कितनी हो गई है, 70 हो गई। पहले 100 थी, 30% का डिक्रीज हुआ और वो कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी तरह अगर मैं कोई वैल्यू मान लूँ कि जैसे हो गया, चलो कितना मान लें, 25 हो चुका है, 40 मान लो। चलो अगर कोई वैल्यू 40% से डिक्रीज हो रही है तो मतलब खुद का कितना हो रहा है, 0.6 गुना हो रही है। ठीक, ये चीज़ होगी। अच्छा एक चीज़ बता दो, मैंने इंक्रीज में बताना वो भूल गया। अगर कोई वैल्यू 1% से डिक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू अगर 1% से डिक्रीज हो रही है, बताना, कोई वैल्यू अगर 1% से डिक्रीज, जैसे x है और वो 1% से डिक्रीज हो रही है मतलब 1 माइनस 1/100 हो रही है, 1/1 माइनस 100 हो रही है, मतलब 100 माइनस 9 कितना हो गया, 99। तो ये कितना हो गया, मतलब ये खुद का कितना हो जाएगा, ये हो गया x इंटू 99/100। मतलब कोई वैल्यू अगर 1% से डिक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू अगर 1% से डिक्रीज हो रही है तो वो खुद का कितना गुना हो जा रही है, वो खुद का हो जा रही है 0.99 गुना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, कितना हो जा रहा है, 0.99 गुना। ठीक, अगर इधर मैं बोलता हूँ, इधर मैं आ जा रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू मान लेते हैं 4% से डिक्रीज हो रही है तो कितना हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू 4% से डिक्रीज हो जा रही है तो खुद का कितना हो जाएगा, 0.96% हो जाएगा। ठीक, आप करके, आपको नहीं समझ में आया तो आप करके देख लेना। कोई वैल्यू है और वो 4% से डिक्रीज हो रही है, यही होगा। तो 100 माइनस 4 कितना हो गया, 96। तो 96/100। ठीक, तो ये कितना आ गया, x इंटू 0.96 आ गया, आया कि नहीं। ठीक, ये 0.96 आ गया। अगर कोई वैल्यू 4% से डिक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है, 0.96 हो रही है, 0.96 हो रही है। ठीक है, तो ये निगेटिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया, बहुत काम का है। ठीक है, इसको इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, मैंने अगर बताया कि ये तो डिक्रीज वाला मैंने आपको समझ में आ गया होगा, डिक्रीज वाला समझ में आ गया। अगर ये बता दो कोई वैल्यू जो मैंने इंक्रीज में नहीं बताई, तो इंक्रीज में नहीं बताई वो देखते हुए, अगर कोई वैल्यू है x और वो 1% से इंक्रीज हो गई है, 1% से इंक्रीज हो रही है, मतलब 1/1 प्लस 100। ठीक, 1 प्लस 1/100 हो गया, मतलब x क्या हो गया है, x कितना हो गया, 101/100। तो कितना हो गया, x इंटू 1.01। ठीक, अगर कोई वैल्यू 1% से बढ़ रही है तो कितनी हो गई, 1.01। ठीक है, इसी तरह ये हो गया, अगर कोई वैल्यू 1% से बढ़ रही है तो खुद का कितना हो गया, 1.01% हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ कि वो बढ़ गई है, चलो 4 लिया तो 4 ही लेते कि 4% से बढ़ गई है, 4% से बढ़ गई है तो मतलब खुद का कितना हो गया है, 1.04। अगर कोई वैल्यू 4% से, ये इंक्रीज है 4% से इंक्रीज हुई तो मतलब खुद का कितना हो गया, 1.04 हो गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अगर कोई वैल्यू 5% से इंक्रीज हो गई है, 5% से इंक्रीज हो गई मतलब खुद का कितना हो गया, 1.05 हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो कोई वैल्यू अगर 100 है, कोई वैल्यू 100 है और वो 5% से इंक्रीज हो गया है, तो बता दो कितना इंक्रीज हो गया है, मतलब 5% का इंक्रीज हुआ है। 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1.05। तो मतलब ये खुद का कितना हो गया, 1.05 हो गया, तो कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक, 5% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 105 हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के आगे बढ़ता हूँ
और चलता हूँ किसकी तरफ, और चलता हूँ मैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, चेंज लिख दो, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही बताना है, ठीक। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रमागत प्रतिशत बदलाव, ठीक, क्रमागत प्रतिशत बदलाव, ठीक। ये देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा कि जैसे कोई वैल्यू है, पहले 100 लिखी है, 100 लिखी है, ठीक है, 100 लिखी है, वो बढ़ गई है, मान लेता हूँ मैं कितने से बढ़ गई है, 10% से बढ़ गई है, ठीक है, फिर 10% से बढ़ गई है, ठीक, 2 बार 10% से बढ़ गई है, तो ये कितनी बढ़ गई है, तो आखिरी में यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, मुझे ये बताना है कि अगर कोई वैल्यू है 10% से 2 बार बढ़ गई है, सक्सेसिव बढ़ गई है, मतलब क्रमागत तरीके से बढ़ गई है, ठीक है, क्रमागत तरीके, कोई एक वैल्यू है जो मैंने 100 मानी है, वो क्रमागत तरीके से 2 बार 10% बढ़ गई है, तो वो कितनी होगी, क्या वो 20% होगी या 20% से ज़्यादा होगी, क्या 10 10 20 होगा, देखते हैं कितना होगा। अगर कोई वैल्यू पहले 100 है और वो 10% बढ़ गई, तो अभी कितनी हो गई है, 110 हो गई। तो सक्सेसिव में ये होता है कि अब इसका बेस क्या हो जाएगा, इस परसेंटेज चेंज का बेस क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। क्रमागत वाले तरीके में क्या होता है, जब परसेंटेज इंक्रीज होती है, जो दूसरा परसेंटेज लगेगा वो बढ़े वाले ही वैल्यू पे लगेगा, मतलब यहाँ इसका 10% कितना हो जाएगा, 121, इसका 10% कितना होता है, प्लस मतलब 11, ठीक। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, और 110 का 10% कितना होता है, अगर मैं मान लूँ कि 110 का 10% कितना होता है, तो कितना होता है 11, और 11 बढ़ गई तो कितनी होगी, 121 हो गई। अगर मैं कहूँ कि टोटल बढ़ कितना गया है, 21 बढ़ गया है, 100 पे बढ़ गया, तो मतलब कितना बढ़ गया है, 21% बढ़ गया, 21% बढ़ गया। तो क्या 20 था, 20 नहीं था। अगर कोई वैल्यू सक्सेसिवली बढ़ रही है, कोई वैल्यू सक्सेसिवली बढ़ रही है, तो मतलब जो पहला परसेंटेज है, पहले जो चेंज आएगा फिर 110 हुई, पर जो दूसरा परसेंटेज होगा, जो दूसरा परसेंटेज इंक्रीज आएगा, वो क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, उसका बेस ये होगा, इस 10% का बेस क्या होगा, 110, इसका 10% कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक। और मैं दूसरा भी एग्जांपल लेता हूँ अभी, ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्लीन, कि अगर मैं मान ले रहा हूँ कोई वैल्यू है 100, कोई वैल्यू है 100, ठीक है, कोई वैल्यू है 100, मान लेता हूँ कि मैं वो पहले 20% से बढ़ गई, ठीक, फिर 20% से बढ़ गई, फिर जो है 20% से बढ़ गई, ठीक। तो बताओ आखिरी में कितना आएगा, मतलब बढ़ी कैसे है, सक्सेसिवली बढ़ी है, मतलब क्रमागत तरीके से बढ़ी है। कोई वैल्यू है 2 बार क्रमागत तरीके से बढ़ी है, और बढ़ी कितनी है, 20% बढ़ी, मतलब पहले 100 था, तो अब कितना हो गया होगा, 120। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, इतना तो पता होगा कि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। अब जो बढ़ा है ना, जो दूसरा 20% है, मतलब ये वाला जो 20% है, उसका बेस क्या होगा, उसका बेस ये होगा, बढ़ी वाली वैल्यू होगा, बढ़ी वाली वैल्यू। और तो 20% 120 का कितना हो गया, 120 का कितना हो गया, कितना हो गया, 24, तो ये कितना हो गया, 144 यहाँ पे हो गया, मतलब कितना, 24 बढ़ गया, ठीक, 24 बढ़ गया। देखिए, एक तो ये तरीका। अभी आपने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है, ठीक, अभी आपने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है। कोई वैल्यू अगर 100 है और वो 2 बार 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, अभी बढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। 20% से बढ़ गई है, मतलब पहले थी एक तो, और 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने क्या पढ़ा अभी, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या पढ़ा, 1.2, मतलब कोई वैल्यू है 1.2 गुना हो गई है, और फिर 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है क्या, 1.2। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1.44, ठीक। अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी, अब एक गुना इतना गुना अगर इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 144, तो कितना इंक्रीज हो गया, 44 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना इंक्रीज हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कितना हुआ था, 100 से 144 हो गया, तो कितना हुआ था, 44% हुआ था, ठीक, 44% हुआ था, ठीक। अब ये देखना, एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ,
कि जैसे पहले लिया था, कोई वैल्यू है 10% से बढ़ गई है, ठीक, फिर 10% से बढ़ गई है क्रमागत तरीके से, 10% से बढ़ गई, यहाँ कुछ ना मानोगे, यहाँ पे कुछ ना मानो, कोई वैल्यू है 10% से बढ़ गई मतलब खुद का कितना हो गया 1.1 गुना हो गई है, फिर 10% से बढ़ गई है मतलब 1.1 गुना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1.21, और 1.21 किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, अगर कोई वैल्यू 1.21 हो गई है तो मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू जो है 21% इंक्रीज हो गई है। यह भी आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अगर कोई वैल्यू 21% से बढ़ रही थी तो कितनी हो जा रही थी, वो हो जा रही थी 1.21, अगर कोई वैल्यू x थी और वो 21% से बढ़ रही थी तो कितना कितना हो जा रही थी खुद का 1.21% हो जा रही थी, 1.21 का क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका होता है, वो होता है 21% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, इंक्रीज वाला समझ में आ गया। अब हम डिक्रीज की तरफ चलते हैं, डिक्रीज की तरफ चलते हैं, अगर मैं कहता हूँ कोई वैल्यू 100 थी, ठीक, अब मैं परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज की, सक्सेसिव डिक्रीज की बात करूँगा, डिक्रीज की बात करूँगा मतलब कोई वैल्यू घट रही है, घट रही है, ठीक, अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी वो 10% घट गई, 10% घट गई और फिर क्रमागत तरीके से 10% घट गई, मतलब 2 बार घटी है, कोई वैल्यू शुरुआत में 100 है और वो 2 बार 10% घट गई है क्रमागत तरीके से, तो बताओ यहाँ कितना आएगा, टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी, 2 बार 10% से डिक्रीज हुई है, तो टोटल परसेंटेज चेंज आया, जो टोटल प्रतिशत बदलाव होगा वो कितना होगा, तो पहले करते हैं, 100 है, 100 जब 10% से डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, मतलब 10% से डिक्रीज हुई मतलब मान लो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो अगर 100 थी 10 डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया 90 हो गया, ठीक, 90 हो गया। अब जो ये परसेंटेज डिक्रीज है, जो ये वाला परसेंटेज डिक्रीज है, उसका बेस क्या हो गया, उसका बेस हो गया 90, और 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% कितना होता है 9 होता है, और इसमें जब 9 माइनस करोगे तो कितना आ गया 81, 81 आ गया, तो टोटल असली में प्रतिशत बदलाव हुआ कितना है, पहले 100 था अब 81 हो गया है, मतलब 19 चेंज आया है, पहले 100 था, इसको परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 19% बदलाव आया है, टोटल बदलाव कितना आया है 19% का डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। अगर कोई वैल्यू 100 थी 10% से डिक्रीज हुई, फिर 10% से डिक्रीज हुई तो कितनी हो गई 81 हो गई क्रमागत तरीके से, और 81 हो गई मतलब पहले 100 थी अब 81 हो गई, तो कितना डिक्रीज हुआ है 19 का डिक्रीज हुआ है, किस पे हुआ है 100 पे हुआ है, तो इसको प्रतिशत बदलाव कितना हो गया 19% हो गया, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर यही चीज़ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो अभी पढ़ा है उस हिसाब से करूँ, अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी, ठीक है, 10% से डिक्रीज हुई और फिर 10% से डिक्रीज हुई, ठीक, 2 बार 10% से डिक्रीज हुई है, मतलब क्या हो गया, पहले कोई वैल्यू 100 थी तो अब 0.9 हो गई है, 100 हटा दो यहाँ पे, कुछ मत लिखो, x मान लो, कोई वैल्यू x थी, ठीक, पहले 9% होगी, फिर भी 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 0.9, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 0.9 होता है, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 0.9 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.9 कितना हो गया 0.81, इन दोनों को गुणा करो 0.9 इंटू 0.9 कितना होता है, ये होता है 0.81, ठीक, 0.81, और 0.81 किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 19% डिक्रीज का, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अगर कोई वैल्यू 0.81% हो गई है खुद का, अगर कोई वैल्यू 0.81% हो गई है तो कितना डिक्रीज हो गई है 19% का डिक्रीज हो गई है, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हैं, ठीक, मुझे मालूम है आप सबने इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, a + b + ab/100, ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, जैसे कि कोई वैल्यू अगर 10% से बार बार इंक्रीज हुई है तो मतलब 10 + 10 + 10 × 10/100, मतलब 20 कितना हो गया 21% का इंक्रीज हो गया, 21% का इंक्रीज हो गया। अगर जो अभी हमने ये केस पढ़ा अगर मैं इसमें लागू करूँ, कोई वैल्यू पहले 10% का इंक्रीज, फार्मूला अगर इस्तेमाल करता हूँ मैं, फार्मूला अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ
यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि पहले कोई वैल्यू 10% से 2 बार डिक्रीज हुई है सक्सेसिवली, मतलब -10, तो ये प्लस हो जाएगा 10 × 10/100। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया -19%। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, ये है डिक्रीज, ये घट रहा है। ये 19% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये वैल्यू जो है 19% घट रही है। पर क्या ये यूजफुल है अगर कोई वैल्यू 3 बार बढ़ रही हो? अगर कोई वैल्यू 3 बार बढ़ रही हो तो क्या पॉसिबल है? 2 बार है तो फॉर्मूला काम आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला में कोई खराबी नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई वैल्यू 2 तक है तो ये फॉर्मूला ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला ठीक है। पर कभी 2 से ज़्यादा बढ़ गया तो 2 से ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसका भी कुछ इंतजाम करेंगे। इसीलिए ये मेथड आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है, धैर्य रखिए, वो भी अच्छे से होगा। ठीक, देखिए इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। अब क्या करते हैं, अब इंक्रीज डिक्रीज दोनों देखते हैं कि कोई वैल्यू है पहले 100 थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो 10% से इंक्रीज हो गई है, फिर 10% से डिक्रीज हो गई है। तो बता दो कि आखिरी में प्रतिशत बदलाव हुआ कितना है, परसेंटेज चेंज हुआ कितना है। कि कोई वैल्यू है, एक बार 10% से इंक्रीज हुई है और फिर सक्सेसिवली दूसरी बार कितना हुए है, 10% से डिक्रीज हुई है। पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है, तो बता दो कि प्रतिशत बदलाव कितना हुआ है। तो पहले देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, पहले 100 है, पहले 100 थी, 10% का डिक्रीज हो गया मतलब -10 हो गया। 100 का 10% कितना हो गया, 10 होता है तो ये 90 हो गया, इंक्रीज हो रहा है सॉरी, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया। ठीक, अगर ये कह रहा है कि 10% का डिक्रीज, अब इस परसेंटेज का बेस क्या हो जाएगा सक्सेसिव में, क्रमागत वाले तरीके में इसका बेस ये हो जाएगा। तो 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है कि नहीं होता है। तो मतलब अब यहाँ पे 11%, 11 का डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और हुआ कितना है, मतलब 100 से कोई वैल्यू कितनी हो गई, 99 हो गई। कितना डिक्रीज हुई है, एक डिक्रीज हुई है। और टोटल पहले था कितना, 100, और इसको परसेंटेज में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1% डिक्रीज हुई है। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। इसी में अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करता हूँ, कि आपने बोला कि अब बता दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके क्या है। कोई वैल्यू अगर पहले 10% से बढ़ी, फिर 10% से डिक्रीज हो गई, सक्सेसिवली हुआ है, क्रमागत तरीके से हुआ है, तो पहले 10% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बताया था मैंने, 1.1। मतलब कोई वैल्यू अगर 10% से बढ़ गई तो खुद का कितना हो गया, 1.1। अगर कोई वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 0.9। तो यहाँ कितना आ गया, 0.99। ठीक है, अगर कोई वैल्यू पहले x थी तो अब 0.99 हो गई। एक काम करो, x नहीं मानना तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया, 99 आ गया। तो कितना डिक्रीज हो गया, 1 का डिक्रीज हुआ है 100 पे, तो परसेंटेज में निकालोगे तो कितना डिक्रीज हो गया, 1% का डिक्रीज हो गया। बताइए, यूज़ का है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ का है। पहले कोई वैल्यू 100 थी, पहले 1.1 गुना हुई, फिर 0.9 गुना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0.9 हो जाएगा। 0.99 किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 1% डिक्रीज का होता है, 1% डिक्रीज का होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, एक सक्सेसिव में बहुत ही अच्छा रूल है, मैं बताता हूँ, वो बहुत काम का है। ठीक, उससे फिर हम लोग 3% जो 3 बार बढ़ते हैं, जैसे 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 30 बढ़ गया, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई वैल्यू करता हूँ मैं, जैसे मैं वैल्यू आपको पहले एग्जांपल ही दे लेता हूँ। कोई वैल्यू है 100, ठीक, पहले वो 10% से बढ़ गई, फिर 20% से बढ़ गई, फिर 30% से बढ़ गई, ठीक, 30% से बढ़ गई। ठीक, अब करो, 110 होगा, फिर उसका 20% होगा, 30% होगा, तो क्या इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, या 3 वाला याद करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पहले इसका निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर इससे करोगे, कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा फर्जी में। ठीक है, तो ये या तो 3 का याद करो, 3 का बहुत ही खतरनाक है, आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है बीच बीच में अगर 3 का आपने करा तो। देखो, इसको पढ़ने के लिए ना, ये करने के लिए पहले देखो, अगर पहले कोई 10% 100 है, 110 हो गई, और फिर 20% बढ़ेगी तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका 20% कितना होता है बताओ, 22 हो जाएगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। 132 का 30% निकालना कठिन है, ठीक, कठिन नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। इसको अच्छे तरीके से कैसे करना है
उसके बारे में अब मैं बात करूंगा आपसे। इसको अच्छे तरीके से कैसे करना है कि क्योंकि देखिए अब 100 है, 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ी तो 110 हो गई, फिर 110 का 20% कितना होता है, 22 होता है, तो 132 हो गई। अब 132 का 30% निकालो, या तो फिर 132 का 30% निकालो, या तो फिर ठीक, और फर्जी में टाइम खराब करो। इससे अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा बताने जा रहा हूँ, ठीक, इससे अच्छा मैं कुछ अच्छा बताने जा रहा हूँ। बताने ये जा रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू लिखी है, जैसे कि अगर मैं कह दूँ मुझे बता दो, अगर मुझे बता दो 64% ऑफ 25, ठीक, 64% ऑफ 25, ठीक, और मुझे एक चीज़ बता दो 25% ऑफ 64, दो चीज़ें बता दो, ठीक, दो चीज़ें बता दो, ठीक। अगर मैं कहूँ 64% ऑफ 25 आप कैसे निकालोगे, 64/100 इंटू 25 कर दो, तो ये हो जाएगा 25 4, ठीक, 4 × 4, 4 4 × 16, तो मतलब 16 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर निकालना है तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 1/4 होता है, रेशियो 4 होता है, 64 हो गया, 4 × 4 4 0। अरे वाह, दोनों तरफ एक ही वैल्यू आ गई, इधर भी 16 आ गई, इधर भी 16 आ गई, ठीक, दोनों तरफ 16 आ गई, तो मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, अगर मैं मान लेता हूँ कि 32% ऑफ 25 ही मान लो, चलो ठीक, और फिर 25% ऑफ 32, 25% ऑफ 32, ठीक, 25% ऑफ 32। अब निकालो जरा, अगर आप निकालोगे तो कहोगे 32/100 इंटू 25, अगर इसको फिर कितना 25 हो जाएगा, 25 4 गया, 4 8 × 32, मतलब 8 आ गया, इधर से 8 आ गया। और इधर देखो 25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, मैंने भी बताया रेशियो कितना होता है, 1/4 होता है, इंटू 32 करोगे, इधर भी 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज, यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है उसको या तो मैं इधर कर दूँ या इस वाले को मैं इधर कर दूँ, मेरा कोई सॉल्यूशन में चेंज, आंसर में चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले 64 था, मैंने आखिरी में 64 रख दिया और 25 को आगे कर लिया, तो क्या हुआ, मेरे सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं आया। इससे मैं एक चीज़ पता लगा सकता हूँ, इससे मैं एक चीज़, एक रिजल्ट आपको दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम का होगा, कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा, कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा कि निकाल दो, मतलब A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A मान लो, ठीक, ये ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक, क्यों, जैसे अगर मैंने बोला 20%, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे अब, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मुझे बता दो 64.8% ऑफ 87.5, ठीक, ये बता दो, ये बता दो, ठीक, 64.8% ऑफ 87.5 बता दो, ठीक। क्या आपको थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि इसका आपको फ्रैक्शन मालूम है, नहीं मालूम है, इसका फ्रैक्शन मालूम है, जैसे 25 का 1/4 होता है, 20 का 1/5 होता है, आपको इसका फ्रैक्शन नहीं मालूम है, पर क्या इसका मालूम, इसका मालूम, 87.5 का मालूम, जी मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 87.5% का रेशियो कितना होता है, 7/8, कितना होता है, 7/8। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 87.5% ऑफ 64.8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इधर वाले को इधर ले आया और इधर वाले को उधर ले चला गया, मतलब जो 87.5 है इसको आगे ले आया और इधर वाले को पीछे ले चला गया। अब देखो इसका रेशियो क्या होता है, 7/8, 7/8 इंटू 64.8, ठीक, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये कितना हो गया, 8.1, मतलब ये हो गया, आसान था, आसान था, मतलब ये कि मैं इधर वाली वैल्यू को इधर भी कर सकता हूँ, दोनों को वैल्यू को इधर भी कर सकता हूँ, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो एक आपका है आपका, चलिए ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और कि जैसे कोई वैल्यू है 100, कोई वैल्यू है 100,
पहले जो है 10% से इंक्रीज हो गई, फिर जो है 20% से इंक्रीज हो गई। ठीक, ये बता दो। ठीक, ये बता दो। ठीक, मैं पानी पी ले रहा हूँ, तब तक हो देगा। कोई वैल्यू है पहले 10% से बढ़ गई, फिर 20% से बढ़ गई, तो ये है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 100 थी, 10% से बढ़ गई है, 10% से बढ़ गई मतलब 10 बढ़ गई है, 100 का 10% कितना होता है, 110 हो गया। अगर कोई अब 10 का, अब इस परसेंटेज का 20 क्या हो, ये सक्सेसिवली बढ़ रहा है, क्रमागत तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर वो 20% बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ गई है, 22 बढ़ गई है। क्यों, 110 का 20% निकालो जरा, कितना हो गया, ये हो गया 22। तो 22 इंक्रीज हो गया, तो मतलब कितना हो गया, ये 132 हो गया। ठीक, अब एक चीज मैं करने जा रहा हूँ, एक दूसरी चीज मैं करने जा रहा हूँ। अगर पहले कोई 100 थी, है ना, अगर पहले वैल्यू कोई 100 थी, अब मैं 20% को इधर लाने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ 20% इंक्रीज इधर और 10% इंक्रीज इधर। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आएगा। यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, पहले 100 थी, अब 132 हो गया, मतलब 32 इंक्रीज हो गई है। पहले 100 थी तो कितना इंक्रीज हो गया, 32% इंक्रीज हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, 32% इंक्रीज हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही। अब देखो मैंने क्या किया, 20% को मैंने इधर कर दिया और 10% को मैंने उधर कर दिया। 20% मैंने इधर लिख दिया, 10% मैंने इधर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अभी भी सक्सेसिवली या क्रमागत तरीके से ही चेंज हो रहा है। पहले 100 थी, अब 120 हो गई है। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई है। 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, कितना होता है 10%, 12 हो गया। इसमें 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 132। 12 जोड़ दोगे, मतलब मेरा कहने का है 120 का 10% कितना होता है, 120 तक 10% कितना होता है, 12। और इसमें 12 जोड़ोगे, 120 में 12 जोड़ोगे कितना आ गया, 32। तो कितना इंक्रीज हो गया, ये हो गया 32/100 × 100। तो क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आया, क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आया, नहीं आया। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते तो चलिए वो भी समझ लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी, पहले 20% से बढ़ी, फिर जो है कितना मान लेते, चलो 15 मान लेते, 15% से बढ़ गई। ठीक है, तो आखिरी में कितना आ जाएगा कि कोई वैल्यू है 100, एक बार 20% से बढ़ी, फिर 15% से बढ़ी, और बढ़ी कैसे, क्रमागत तरीके से सक्सेसिवली बढ़ी है। तो मतलब पहले 100 थी, एक 20 बढ़ी तो कितनी हो गई, 120 हो गया। और 120 का 15% कितना होता है, अब इस परसेंटेज का बेस कितना क्या हो गया, ये हो गया 12 से 18 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 138। 138 मतलब 18 बढ़ गया। 15% इसका कितना है, 18 नहीं, जल्दी ऐसे नहीं कर पा रहे जल्दी में, तो चलिए निकाल लीजिए 15%। ठीक है, ये हो गया, तो कितना गया, 18। ठीक, अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी, 20% से बढ़ी 120 हो गई, और फिर कितनी होगी, 138 हो गई। 15% से बढ़ी मतलब 18 बढ़ गई तो 138 हो गई, और टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया, 38% का इंक्रीज आ गया। मतलब पहले कोई वैल्यू 100 थी, 38 हो गई, तो मतलब 38, और पहले 100 थी तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, 38 आ गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं वैल्यू थी 100, अब ना, अब मैं 15% को इधर ले आऊँगा, 20% को उधर ले चलाऊँगा। मतलब यहाँ पे मैं 15 कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 20% कर दूंगा। दो जगह कर दिया मैंने, दो जगह कर दिया। तो मतलब 100 का 15% कितना हो गया, 115 हो गया। मतलब 100 का 15% निकालोगे 15 ही आएगा, 115 हो गया। अब इसका तुम्हें 20% निकालना है। इसका 20% कितना होता है, 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5 होता है। इसका 1/5 निकालो जरा, 23। ठीक, 1/5 कितना होता है, 115 का। 115 का 1/5 कितना होता है, 5 × 10, 5, 23 बढ़ गया। जब इसमें 23 बढ़ गया तो कितना हो गया, 138। क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आया है, क्या मेरे कोई आंसर में चेंज आया है, ना, मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आया। एक चीज मुझे इससे मालूम पड़ती है कि क्रमागत तरीके से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो मैं उसके परसेंटेज को आगे पीछे कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे अगर 20 था तो मैं यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ, अगर 15 था तो 20 लिख सकता हूँ। मतलब मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। पर एक एक्सेप्शन है, अगर कभी आपसे बीच की वैल्यू पूछी गई तब आप ये नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बीच की वैल्यू पूछेगी तो आप नहीं कर सकते। ठीक, बाकी आप इस सक्सेसिव में
क्रमागत प्रतिशत बदलाव में आप परसेंटेज को इधर से उधर कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि अब बताओ 132 का 30% निकालने में दिक्कत हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को जरा चेंज करने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। पर अगर मैं ये कर दूं कि यहाँ पे 30% लिख दूं, क्योंकि 100 पर किसी परसेंटेज निकालना आसान होता है, और फिर मैं कितना कर देता हूँ, मैं चलो 20 कर दे रहा हूँ, फिर 10 कर दे रहा हूँ, तो क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आएगा? मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो 100 का 30% बढ़ गया, कितना हो गया? 130। ठीक है, 130 हो गया। अब 130 का 20% कितना होता है? 130 का 20% कितना होता है? 20% का रेशियो, ठीक, मतलब 26 बढ़ गए, तो मतलब 156 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया यहाँ पे? 26 बढ़ गया। अब देखो किसी का 10% निकालना बहुत आसान होता है, एक डेसिमल पॉइंट 15.6, मतलब बढ़ कितना गया है? 15.6। 15.6 बढ़ गया तो कितना हो गया? ये 15.6 बढ़ गया, तो इसमें 15.6 जरा जोड़ो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 171.6। यही तो आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, ठीक, 171.6। तो मतलब कोई वैल्यू 100 से अगर 171.6 बढ़ गई है, तो मतलब बढ़ कितनी गई है? 17.6 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना हो गया है? ये हो गया है 17। ये बढ़ कितना गया है? ये बढ़ गया है 71.6% बढ़ गया। ठीक है, ये सही समझ में आई? ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि नहीं? 30% में अगर सबसे पीछे लिख रहा था तो मेरा फर्जी में टाइम खराब हो रहा था और कॉम्प्लेक्स हो रहा था। अगर इसी 30% को मैं आगे ले आया, इसी 30% को मैं सबसे आगे ले आया, तो मेरी कैलकुलेशन में काफ़ी आसान हो गया। और ज़्यादातर 10% को आप पीछे रखिएगा, क्योंकि किसी का भी 10% निकालना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं 1/10 कर देना होता है, 1/10 कर देना होता है बस। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए। इसमें ये है कि अगर मैं कहूँ 100% ऑफ बता दो, किसी चीज़ में बता दो, कितना? 600, चलो ले लो, कितना आ जाएगा? अगर किसी का 100% है, 600 होता, वो कितना हो जाएगा? 600 ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से एक जीरो जो है इधर दे दे रहा हूँ। मतलब मैं अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 10% ऑफ 6000 कर दूँ, तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब भी कितना हो जाएगा? 6000, सॉरी, मतलब मैं यहाँ से एक जीरो उठा के यहाँ दे दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? वो भी 600 होगा। निकाल के देख लो, 6000 का 10% निकाल लो, 10% का रेशियो क्या होता है? 1/10 होता है, ये भी 600 ही आएगा। अब क्या मैं कह रहा हूँ, मैं एक जीरो और उठा के उधर दे दे रहा हूँ, एक जीरो और उठा के उधर दे दे रहा हूँ, मतलब 60,000 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1% में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो वो कितना होगा? वो भी 600 होगा, 600 होगा। ठीक, वो भी 600 होगा। एक चीज़ अगर मैं और लिखूँ, मैं कर दूँ कि मुझे बता दो, अब मैं इधर से एक जीरो इधर दे दूंगा, मतलब मैं कह दूंगा 1000% ऑफ 60 बता दो, तब कितना होगा? वो भी 600 हो जाएगा। मतलब एक चीज़ मुझे ये समझ में है कि अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो और मैं ज़ीरो की बात करूं, अगर मैं शून्य की बात करूं, तो मैं वो इधर से उधर कर सकता हूं। मतलब अगर मैं एक ज़ीरो इधर भी दे दूं, एक ज़ीरो उधर कर दूं, या इधर कर दूं, उधर कर दूं, उससे मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिएगा। अगर मैं कह दूँ 45% ऑफ 360, ठीक है, प्लस, और मैं कह दे रहा हूँ कि 36% ऑफ 450, चलो ठीक। अब करो, क्या दो दो अलग बार निकालोगे? क्या दो दो अलग बार निकालोगे? ठीक, बहुत लोग निकालेंगे, लग जाएंगे अलग अलग निकालने, पर क्या सही से देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया क्या वो काम नहीं आ रहा? मैंने क्या कहा कि मैं एक जीरो को इधर से उधर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 360% ऑफ 45, ठीक है, 360% ऑफ 45, ठीक, आप ये लिख सकते हो। पर हमने अभी एक चीज़ और पढ़ी, और ये पढ़ी थी A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A। तो मतलब मैं इधर 45 लिखूं या इधर 360 लिखूं, उससे कोई मतलब नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 45% ऑफ 360, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो वैल्यू एक हो गई, एक ही हो गई, यहाँ पे भी 45% ऑफ 360 लिखा हुआ है।
ठीक। अब 45% ऑफ 360 कितना होता है? क्या आप दो बार अब इसको निकालो या 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे खाली? अब बताओ 45% ऑफ 360 कितना होता है? 45% को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 5%। इसका 50% कितना होगा? 180। अब 50% अगर 180 है, उसमें मुझे 5% माइनस करना, मतलब 18 माइनस करना, मतलब ये हो गया 162। यही तो होगा? हाँ 162 होगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी? इसकी वैल्यू आ गई मेरी 160, और मैं चुपचाप 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 324। 324 आ गया। ठीक। अब इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि इसको अलग अलग करोगे। जब एक निकल आएगा, जब दोनों वैल्यू ही सेम है, जब दोनों वैल्यू ही सेम है, तो आप अलग अलग करके क्यों? आपने एक निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन, और बन क्या गया? बन ये गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये। अब अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।